नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन एक नहीं बल्कि दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक जो अपना चैप्टर बाकी रह गया था राजस्थानी साहित्य से संबंधित, जिसमें कुछ रचनाएं जो हैं वो बाकी रही थी। इसकी 3 क्लास मैं पहले ही दे चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसकी ये चौथी क्लास है, आज इसकी 4th क्लास है। और इसके बाद में जस्ट बाद आप लोगों के चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब इसके अंदर ये जो पर्यटन स्थल वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर आप मान के चले कि आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, क्योंकि यदि कोई किला है तो किला भी आएगा, मंदिर है तो मंदिर आएगा, तो बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर कंप्लीट रिवीजन होने वाली है। तो जिसमें आज अपन राजस्थान के पर्यटन स्थल जो है शुरू कर देंगे, और आज अपन इसमें से जो है अजमेर के पर्यटन स्थल पढ़ लेंगे। यानी कि मोस्ट ऑफ बहुत सारे सवाल जो है ना इन पर्यटन स्थल वाले टॉपिक से आरबीएससी की कक्षा 10 वाली क्लास से सीधे सीधे उठाए जा रहे हैं और सीधे सीधे बन रहे हैं। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आधी क्लास आप लोगों के राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाओं से संबंधित है और आधी आप लोगों के पर्यटन स्थल से संबंधित है, ठीक है। तो किसी भी तरह की जो है अपन बातचीत में समय नहीं गवाएंगे और सीधा का सीधा आते हैं अपन चैप्टर पे, इसको पढ़ लेते हैं। और फिर कल जो है पूरी तरीके से पर्यटन वाली ही आप लोगों की क्लास आने वाली है, और कल वाली भी बड़ी क्लास आप लोगों के रहेगी, ठीक है। चलो टावरो शुरू करा गया, ओके। अब देखिए इसमें से एक ये बाकी रह गया था, कल जो आप लोगों को विधाएं बताई थी उसमें से रासो साहित्य बाकी रह गया था। रासो साहित्य में क्या होता है, वीर रस होता है। रासो साहित्य में क्या होता है, वीर रस होता है। और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहा जाता है। तो ये है ना आप लोगों के आरबीएससी में एज इट इज लाइन दे रखी है मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। तो मोतीलाल जी के अनुसार ये चीज ध्यान रखनी है। और भैया रासो के अंदर आप लोगों को ये पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, संगत रासो, खुमान रासो ये पूछे जाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई की लिखी हुई रचना है ये। बिशलदेव रासो को ध्यान रखें, नरपति नाल। अब जैसे कई जने साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति है अल्फ्रेड बिने, क्या नाम है, अल्फ्रेड बिने नाम है। तो उससे बिने से याद रख लेना कि बी से बिशलदेव रासो और न से नरपति नाल, ठीक है। तो ये जो विग्रहराज चतुर्थ है बिशलदेव उनके ऊपर लिखी गई है। सगत राशों के अंदर ध्यान रखना है गिरधर आसिया। तो यहाँ पे ये जो ग दे रखा है, इस ग से आप लोगों को ध्यान रखना है कि गिरधर आसिया की रचना ये। खुमान राशों को कैसे याद रखोगे, दलपत विजय की याद है तो उसके लिए मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको खुद याद रखना है। तो यहाँ पे खू से तो आप लोगों के खुमान राशो और द से आप लोगों के दलपत विजय, हो गया याद, ठीक है। रतन राशों के अंदर ध्यान रख लेना कुंभकर्ण है, और हमीर राशों के अंदर क्या है, जोधराज है। कई जगह सारंगधर भी मिलता है तो वो भी ध्यान रखना है, और जोधराज है हमीर राशों के अंदर। तो ये प्रमुख जो है रासो साहित्य आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखना है, जो अपने कल विधा वाली क्लास के अंदर ये बाकी रह गया था, ठीक है। अब उसके अलावा फिर आधुनिक साहित्यकार की तरफ अपन फिर से बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। और अब चलते हैं अपन साहित्यों की तरफ जो अपने बाकी रह गए थे। अब देखो आधुनिक कविता का पहला दौर और साहित्यिक पत्रिकाएं, यदि बात करें अपन तो राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर 7वें दशक के मध्य तक चला है। अब ये लाइनें भाई साहब ऐसे की ऐसे आजकल उठा रहा है एग्जामिनर, और ऐसे के ऐसे जो है कूट मिलान वाले और सुमेलित सुमेलित उनके अंदर डाल देते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, ए सही है, ए और बी सही है, ए बी सी सही है। तो उसके अंदर ये लाइनें आती है। तो 7वां दशक ध्यान रख लेना आप कविता के मामले में, ठीक है। और प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं तो देखिए इस दौर में राजस्थानी भाषा में अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही है, जिनमें जैसे मरुवाणी हो गई आप लोगों के, जलम भौम, जानकारी, ओळमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी, एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच, ये सारी। अब आप लोगों के आरबीएससी में कैसे ले रखी है पता, यूं लाइन लिख रखी है जो यूं ऐसे लगता है कि शब्द ऐसे भर गए जैसे भेड़ बकरियों की तरह भर गए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है व्यवस्थित तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सारे जो है आप पढ़ लेना। और ऐसा नहीं पढ़ो तो यहाँ से पढ़ लेना, किताबों के ऊपर लिख दिए लो पत्रिकाओं पे, मरुवाणी, जलम भूम, जानकारी, ओळमोल, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी, एक हेलो, दीठ, चामड़ और अपरंच, ये सारी की सारी आपने है ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए साहित्यिक पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई थी वो है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद देखो भाई साहब क्या आधुनिक कवि और उनकी रचनाएं। तो इस काल में निम्नलिखित रचनाओं से राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां मिली है। और ये वाली
अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था आपके, कौन सा हुआ था, स्कूल व्याख्या था या वनपाल, मिलान वाले प्रश्न आए थे उसके अंदर, ध्यान दिया हो तो पूरा का पूरा यहीं से ये प्रश्न बना था। अब इसमें क्या है, अब इसमें मिलान वाले आते हैं कि पारस अरोड़ा की रचना है जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना है गांव, तो ग से आप लोगों को याद रह जाएगा, ग से गोवर्धन सिंह शेखावत और ग से गांव याद रह जाएगा। तेज सिंह जोधा की रचना है कटी की वेगो है, मारवाड़ी के अंदर है, कटी की वेगो है, ठीक है। और मणि मधुकर की रचना है सोजती गेट और पग फेरो, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई, सोजती गेट और पग फेरो, ठीक है। हरीश बादाणी की रचना है बोले सरनाटो, क्या है, बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, यह है हरीश बदाणी की रचना है। चंद्र प्रकाश देवल की रचनाएं हैं पागी, कांवड़ और मारग, क्या है, पागी, कांवड़ और मारग, ये किसकी रचनाएं हैं, चंद्र प्रकाश देवल की रचनाएं हैं। अर्जुन देव चारण की रचना है रिंद रोही, अर्जुन देव चारण की रचना कौन सी है, रिंद रोही। और मालचंद तिवारी की रचना है की उतरो है आबो, क्या है, की उतरो है आबो, इसी में से मिलान वाली दी थी। और वो भाई वही मैं कह रहा हूं कि वही शब्दों को भेड़ बकरी की तरह भरा हुआ है उसमें, लेकिन यहाँ पे ये जो तरीका होता है ना, ये बढ़िया है, ये याद हो जाती है। अब मान लो याद नहीं भी हो रही तो आप लोग क्या है कि किसी पेपर पर इस तरीके से लिख के, और जिस टेबल पे बैठते हो आप पढ़ने, वहां पे आपने चिट चिपका दी, आते फिरते चलते गए कि दिमाग में आपके रचना आई कि पागी किसकी रचना है। अब मान लीजिए याद नहीं भी आ रही आप लोगों को, तो आपने कागज जाके देख लिया कि आप देखा चंद्र प्रकाश देवल की रचना है, ठीक है। आपके दिमाग में आ गई कि बोले सरनाटो किसकी रचना है, फिर आपने जो याद नहीं आ रहा तो फिर देख लिया हरीश बदाणी, तो कभी दिमाग में ऐसे आ गई और फिर आपने एक बार देख लिया तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। मान लीजिए कि रात को आप सो रहे हैं और आपको रात को सोते सोते आप चिंतन मनन कर रहे हैं, और आपको जो है अचानक से सोने से पहले एक रचना कोई दिमाग में आ गई कि सोचती गेट किसकी रचना है, कि सोचती गेट किसकी रचना, आप याद नहीं आ रही, कोशिश कर रहे हैं, याद आ जाए तो बढ़िया है, तो विचलित नहीं होते, याद नहीं आ रही विचलित हो रहे तो तुरंत उठे और उसे जो है चेक कर ले वापस कि सोचती गेट मणि मधुकर की रचना है, बस देख लिया, अब वो हो गई आप लोगों के स्थायी। अब वो भले कितने ही साल हो जाए वो आप फिर भूलोगे नहीं। तो ऐसी चीजें जब आपके दिमाग में आती तो उनका त्वरित जो है समाधान कर लिया करें, त्वरित जो है एक बार पता कर लिया करें, ये याद रखने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो टिप्स के अंदर ये आप लोगों को ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई साहब, अब देखो प्रमुख गद्यकार, कहानीकार और उनकी कृतियां जो आप लोगों के आरबीसी दे रखी है वो देख लेते हैं। शिवचंद्र भरतिया का बहुत विशेष रोल रहा है, इन्हें राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थानी के प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाते हैं। अब देखो प्रथम पे आए अपन, उससे पहले मैं आप लोगों को जो है, चलिए अपने जीजीडी फैक्ट दिया था एक, वो प्रथम प्रथम वाली रचनाएं जो है मैंने शामिल की है क्लास के अंदर, वो देख लेते हैं अपन प्रथम वाली रचनाएं। क्योंकि अब देखो शिवचंद्र भरतिया नाम आया, अब शिवचंद्र भरतिया की आप लोगों को 3 रचनाएं ध्यान रखनी है जो प्रथम स्थान रखती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, भारतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी की रचना है जो राजस्थान की प्राचीनतम रचना मानी जाती है, ठीक है। और भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की है, घोर आ जाए तो वज्रसेन सूरी की है, रास आ जाए तो शालिभद्र सूरी की है। और ये जो शालिभद्र सूरी की रचना है ये संवतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अचलदास खींचीरी वचनिका, कल वचनिका साहित्य के अंदर अपन ने पढ़ा, शिवदास गार्डन की रचना है और वचनिका शैली का प्रथम सशक्त रचना माना जाता है इन्हें, ठीक है। कनक सुंदरी, केसर विलास और विश्रांत प्रवास, ये तीनों की तीनों जो है आप लोगों की शिवचंद्र भरतिया की रचना है। अब आप लोगों के आरबीएससी की किताब के अंदर सिर्फ यह दे रखा है कि शिवचंद्र भरतिया आधुनिक गद्यकार के पहले जो है साहित्यकार माने जाते हैं, ठीक है, आधुनिक गद्य के। लेकिन ये रचनाएं देनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये देखो, एक तो कनक सुंदरी शिवचंद्र भरतिया की रचना है जो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। फिर केसर विलास ये भी इनकी रचना है जो प्रथम राजस्थानी नाटक है, जो प्रथम राजस्थानी नाटक है। और विश्रांत प्रवास जो है वो प्रथम राजस्थानी कहानी है। तो ये तीनों रचनाएं किसकी है, शिवचंद्र भरतिया की है, किसकी है, शिवचंद्र भरतिया की। फिर एक आर्यभट्ट की जो नथमल जोशी की रचना है, स्वातंत्र्योत्तर कालीन जो है प्रथम राजस्थानी उपन्यास माना जाता है इसे। और एक बादली जो चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है और आधुनिक राजस्थानी प्रथम काव्य करती है। तो ये पावर है जीजीडी फैक्ट की। अब ये जीजीडी फैक्ट हमने दे रखे हैं आपको, पहले हमने जो है एक एक जीजीडी फैक्ट एक एक दिन जो है बहुत मेहनत से उपलब्ध कराए, और उसके बाद में अब ggdhub.com वेबसाइट पे इनकी पूरी की पूरी सबकी पीडीएफ बना के डाली हुई है। 500 तो ऐसे, ये एक है, ये पूरा एक है,
ऐसे ये एक लाइन वाला एक नहीं है, ये पूरा एक जीजीडी फैक्ट कहलाता है। ऐसे 500 जीजीडी फैक्ट जो है वो तो ये दिए है, और 150 जीजीडी फैक्ट प्रो दिए हैं आप लोगों को, और सारे के सारे आपके डाले हुए हैं ggdhub.com चैनल पे, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सीधी फ्री है, निःशुल्क है, ठीक है, कोई शुल्क नहीं है। और भाई साहब इतने जबरदस्त कलेक्शन है इसके अंदर कि आपको ये रिवीजन के तौर पे बार बार जो है पढ़ने चाहिए। मैं कह रहा हूँ सवाल बन रहे हैं सीधे सीधे अंदर से, अभी भी बन रहे हैं, जबकि मेहनत में अभी भी सवाल जो है बनते हैं। अब हमने उसके प्रूफ डालने बंद कर दिए, अभी भी डाले ना, हर एग्जाम के बाद उसमें से कई सारे प्रूफ मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, वो ध्यान रखियो। अब देखो मैं था स्क्रीनशॉट लेना ले लो, तो मैं सीधो पाछो ले जाऊं कटे शिवचंद्र जी भरतिया पढ़े। तो ये शिवचंद्र जी भरतिया का अपने रचनाएं पढ़ ली, केसर विलास और विश्राम प्रवास और ये सब। अब देखो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनमें ध्यान रखना, इन्होंने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमामयी कहानियां लिखी है। जैसे कि इनमें से प्रमुख देखिए, मांजल रात, अमोलक वाता, मुमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, कह रहे चकवा बात। कल मैंने आप लोगों को कह रहे चकवा बात वात साहित्य के अंदर बताई थी कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। अब ये जो है, अब इनमें से सवाल आप लोगों के आने वाले समय में एग्जाम में टपकने वाला है। किसमें से? मांझण रात, अमोलक बाता, मुमल और गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, के गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये भी जो है आप लोगों के रचनाएं बनने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। प्रमुख गद्यकार और उनकी कृतियां, अब उनमें से विजयदान देथा जी, जिनके बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर। इनकी प्रमुख रचना है बांतारी फुलवारी, और इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ प्रश्न इसमें से बन ही जाता है। आजकल प्रश्न बनता है कि कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 14 खंडों की एक विशाल श्रृंखला है, 14 खंड है बाता की फुलवारी के, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि इसमें जो है इन्होंने राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का अनूठा संकलन किया है, पूरा का पूरा संकलन किया है, 14 खंड है इसके, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह के अंदर देखें तो दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, ये सारी इनकी कहानियां हैं, हिंदी कहानियां हैं। और विशेष तथ्य के अंदर ध्यान रखना कि इनकी दुविधा पर पहेली नामक फिल्म बन चुकी है ना, पहली फिल्म बनी है, शाहरुख खान अभिनेता थे जिसके अंदर, वो है। और अन्य लोकप्रिय कृतियों के अंदर चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है, ठीक है। अब देखो अपन ने विजयदान देथा पढ़ा है, तो विजयदान देथा के अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बहुत शानदार अपन ने जीजीडी फैक्ट बना के दिया था बिज्जी साहब पे, तो बिज्जी साहब के बारे में भी अपन थोड़ा सा जीजीडी फैक्ट के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। आज देखो मैं शामिल भी करी आई 2007 में विजयदान देथा, इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। 2007 में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। प्रमुख कहानियों में देखो पुटियो काको, दुविध्या, आटो साटो, सावचेती, आशीष, खीर वालो राज, उजासरा उमराव, भगवान री मौत, पेट री पिंपाड़ी, आदमखोर, परकमा, जंजाल, अलेखू हिटलर, घड़ारी सीख, राजीनाओ, भरमरो मांडना, ये सारी रचनाएं हैं। अब अपन ने सारी रचनाएं आप लोगों को बता दी है। अब देख लो आरबीएससी की भी बताई मैंने, अब ये भी बताई, तो ये जीजीडी का टच मिलने पर ये जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनका भी कंटेंट बढ़ जाता है, बढ़ गया ना। तो ये अब इनकी एक रचना है बापू के 3 हत्यारे, जो विवादास्पद रही है। इसमें हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और नरेंद्र शर्मा के कार्यों की आलोचना की है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत विवाद हुआ था, गांधी जी की हत्या से संबंधित जो है उनपे आरोप लगाए थे, तो इसलिए विवाद हुआ था। इनकी कथाओं पर कई फिल्मों का फिल्मांकन हुआ है, जैसे पहेली, परिणीति, द ऑनर कीपर, कांचली, लाइफ इन अ स्लो, लेला, संगीत, है ना, ये सारे जो है इनकी फिल्मों के मतलब फिल्मांकन हुए इनकी रचनाओं पे। और अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में देखें तो प्रेरणा, उलझन, कबूरानी, रूख, ऊषा, अनोखा पेड़, अतिरिक्ता, महामिलन, ये सारी रचनाएं हैं। और इनके पुत्र कैलाश कबीर ने कई रचनाओं का हिंदी में रूपांतरण किया है, इनके पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। इन्होंने राजस्थानी में लिखी, इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो ये है भाई साहब जानकारी पूरी बिज्जी साहब की, जिन्हें कहा जाता है विजयदान देथा, राजस्थान का शेक्सपियर। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, बाकी मैंने दे रखे हैं जीजीडी हब पे, ये है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपन फिर से यहाँ पे बिज्जी साहब पे, ठीक है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कहानी संग्रह इनके जमारो, समंद और थार, यानी कि समुद्र और थार, रचना क्या है? समंद और थार। और क्या ध्यान रखोगे, प्रमुख उपन्यास में हु गोरी किण पीवरी, किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। जोग संजोग,
चांदा सेठानी, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। कौन से? हूँ गोरी कीड़ पीपरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी। ये रचनाएं डायरेक्ट याद नहीं हो तो क्या करें कि एक या दो मित्र का ऐसा ग्रुप बनाए जिसके अंदर आप उन्हें पूछे, वो आपको पूछे, तो इससे क्या होगा, याद होगा। क्योंकि ये रचनाएं चीजें ऐसी है जो आप डिस्कशन से आप लोगों को ज्यादा याद होगी चीजें और आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नथमल जोशी साहब की रचनाएं कौन कौन सी है। कहानी संग्रह है इनकी परण्योड़ी कंवारी। क्या है? पन्योड़ी कंवारी। और उपन्यास के अंदर ध्यान रखें आभे पटकी, धोरारो धोरी, एक बीनिनी दो बीन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछी गई। ये सभी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं। कौन कौन सी? आभे पटकी, कौन सी है ये? आभे, आभे पटकी, धोरारो धोरी और एक बीननी दो बीन। क्या है? एक बिंदनी और दो बिंद, रचना है ये। ठीक है, और अन्य देखो, अन्य प्रसिद्ध कहानीकार में देखोगे तो डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, मनोज शर्मा, सांवरदैया, ये सारे भी जो है प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं आधुनिक काल के। ठीक है, तो ये प्रमुख उपन्यासकार है, कहानीकार है जो आधुनिक काल में इन्होंने रचनाएं की है और राजस्थानी साहित्य को सशक्त बनाया है। ठीक है भाई साहब, लीजिए स्क्रीनशॉट, चले आगे। ओके, अब देखिए राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाएं और पत्रिकाओं से संबंधित भी आपको मिलान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, मिलान वाले पूछेंगे। देखो राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका का जो है इतिहास अत्यंत वैभवपूर्ण रहा है। साहित्यिक, लघु और अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन में गति दी है। हिंदी प्रदेशों में साहित्यकारों को एक मंच प्रदान किया और मेन जो चीज है वो ये है, पत्रिकाएं और उनके संपादक और उनके स्थान। जैसे वातायन, इसका संपादन कहां से हुआ? बीकानेर से हरीश बदाने ने किया। लहर, ये अजमेर से प्रकाश जैन ने किया। और ये भरतपुर से विजेंद्र ने किया। संबोधन, ये काकरोली से कमर मेवाड़ी ने किया। कविता, ये अलवर से भागीरथ भार्गव ने किया। बिंदु, ये उदयपुर से अनेक लेखकों को गंभीर और स्तरीय मंच दिया है। संप्रेषण, ये चंद्रभानु भारद्वाज और मधु माधवी नलिनी उपाध्याय। तो इनमें भी देखो याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार जो है व्यवस्थित तरीके से आपके पास लिखे हुए होंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएंगे। नहीं एक कंटिन्यू जैसे साथ में जो है भर के मैटर लिखा हुआ है तो वो याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, अंडरलाइन करके भी कितना करोगे। ये व्यवस्थित तरीके से है तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ाएंगे। अब देखियो अकादमियों की भूमिका और अन्य पत्रिकाएं, जैसे कि मधुमती राजस्थानी साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है जिसने राज्य में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया है। तो इसमें क्या पूछते हैं कि ये कहाँ की है, तो ये राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका है। जागती ज्योत, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की पत्रिका है। कहाँ की है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की। एक हरावल है जो सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित पत्रिका है। एक ओलिव है जो किशोर कल्पनाकांत द्वारा रचित है। एक मरुवाणी है जो कवि चंद्र सिंह द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं जो है राजस्थानी साहित्य को एक मजबूती देती है और इनके माध्यम से जो बहुत सारा जो है रचनाओं पे, संस्कृति पे, इतिहास पे जीवंत प्रकाश देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ आपके साहित्य वाला जो टॉपिक है ना वो इन दो अतिरिक्त फैक्ट के साथ में ये पूरा होता है। अब अपन चलते हैं भाई साहब राजस्थान के पर्यटन में, यानी कि साहित्य वाला चैप्टर पूरा कर दिया है, पर्यटन वाला आज शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज कि राजस्थान के पर्यटन का आप लोगों को ध्यान रखना है, एक पंचवाक्य है कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। पंचवाक्य क्या है? राजस्थान, पंचवाक्य की बात करें अपन, ये पूछा जाता है पंचवाक्य क्या है, तो पंचवाक्य है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। इंग्लिश में लिखा हुआ है पंचवाक्य जैसे कि इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? अपने पंचवाक्य है जो राजस्थान के पर्यटन से संबंधित है, राजस्थान के पर्यटन से संबंधित। अब देखो पर्यटन की स्थिति के अंदर देखें तो विश्व में सबसे बड़े उद्योगों में शामिल भारत का मतलब भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। भारत में कोई पर्यटक आ रहा है, हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। सबसे ज्यादा पर्यटक वर्तमान में जो है यूएसए से आते हैं। वर्तमान में कहां से आते हैं? यूएसए से पर्यटक ज्यादा आते हैं। और यदि अपन बात करें
तो जो ज्यादा पर्यटक राजस्थान के अंदर देशी पर्यटक यदि बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं आजकल? सीकर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? सीकर में ज्यादा जा रहे हैं देशी पर्यटक। ठीक है, ये ध्यान रखना। और महत्वपूर्ण यदि अपन बात करते हैं वर्ष की, तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई है। इसे उद्योग का दर्जा 1989 में दिया है। एक मोहम्मद यूनुस समिति थी। कौन सी समिति थी? मोहम्मद यूनुस समिति। इसके जो है इसके द्वारा राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया। ठीक है, और यदि देखें अपन सरकारी प्रयास, तो विदेशी मुद्रा और विकास के उद्देश्य से राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा है। जैसे मरु सर्किट, मेवाड़ा सर्किट, मेवात सर्किट, मेवाड़ सर्किट, मारवाड़ सर्किट, शेखावाटी सर्किट, हाड़ौती सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, गोड़वाड़ सर्किट और रणथंभौर सर्किट। तो इन 10 पर्यटन सर्किटों के अंदर भी राजस्थान के पर्यटन को बांधा गया है। और यहाँ पे यदि आपको मंथ पूछ ले तो 4 मार्च 1989 है पूरा, यदि ध्यान रखो तो 4 मार्च 1989 इसको उद्योग का दर्जा मिला है। इसको निर्धूम उद्योग कहा जाता है, जहां से धुआं नहीं निकले। लेकिन धुएं निकलते हैं भाई साहब, यदि कोई घूमने गया है तो पड़ोसियों के धुएं निकल जाएंगे, रिश्तेदारों निकल जाएंगे, स्टेटस देख देख के, है ना। तो निर्धूम उद्योग है, लेकिन फिर भी धुआं निकल जाता है, दिखता नहीं है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलें आगे बढ़े। अब आते हैं आपके पर्यटन वाला जो चैप्टर दे रखा है आरबीएससी के अंदर, है ना, आरबीएससी वाली किताब के अंदर। इसमें क्या है कि हर जैसे कि जिला दे दिया और उस जिले के प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थान दे दी, उनकी विशेषता दे दी। बढ़िया है, ये अच्छा लगता है पढ़ने में। अपन ने इसको और भी व्यवस्थित नोट्स के माध्यम से तैयार किया पूरी तरीके से, और बहुत अच्छी तरीके से अपन इनको पढ़ लेते हैं। जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं अजमेर। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? अजमेर। अजमेर यदि देखा जाए तो राजस्थान के सेंटर में आता है। अजमेर को राजस्थान का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। क्या ध्यान रखोगे? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, अंडों की टोकरी कह दिया जाता है अजमेर को, क्योंकि अंडा उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो ये विशेषता थोड़ी सी अजमेर की भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ की जो इमारत है 2.5 दिन का झोपड़ा। और भाई साहब इतने प्रश्न बनते हैं इससे कोई लिमिट ही नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यदि आप देखें तो एक संस्कृत विद्यालय था पहले। क्या था? संस्कृत विद्यालय। जो चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ, यदि चौहानों के अंदर स्वर्ण काल देखा जाए ना तो विग्रहराज चतुर्थ का काल था। इन्हें बिशल देव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था यहाँ पे अजमेर के अंदर। उस संस्कृत महाविद्यालय को जो है मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर और 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। और उसमें फिर इल्तुतमिश ने और बहुत सारे जो है उनकी शोभा बढ़ाने के लिए काम किया उसके अंदर। आज भी जो है संस्कृत विद्यालय के अवशेष वहां पे देखने को मिल जाते हैं। और दो मान्यता है कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। एक मान्यता तो यह है कि इसे 2.5 दिन में ही तैयार करवा दिया था। अब पहले से कोई इमारत बनी हुई है, उसको जो है ये दरगाह का रूप दे दिया इस तरीके से, है ना, मकबरे का रूप दे दिया, ये है। दूसरी मान्यता है कि यहाँ पे 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है, यानी सूफी संतों के याद में भरने वाले मेले उर्स कहलाते हैं। और 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, 2.5 यानी कि 2.5। ठीक, तो ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है, यही दे रखी है आरबीएससी किताब में, यही पूछी जाती है। चलिए नोट्स कैसे बनाओगे? मूल रूप से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय, ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, कि क्या था, किसने बनाया ये। बाद में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में बदलवा दिया, और सुल्तान इल्तुतमिश ने और भी सुशोभित किया, यानी और भी काम करवाए। ये हिंदू इस्लामिक स्थापत्य का अनूठा नमूना है, क्योंकि हिंदू स्थापत्य देखे तो संस्कृत महाविद्यालय था, है ना। हरिकेली नाटक की पंक्तियां मिलती है यहाँ पे लिखी हुई, हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नामकरण के दो मत है, मैंने आपको बताया। इसे मंदिर से मस्जिद में बदलने में मात्र 2.5 दिन लगे, इसलिए एक मत तो ये है। दूसरा मत है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसलिए भी इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो दोनों ही मत अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे भाई साहब, है ना। तो बढ़िया चीज तरीके से जो है बढ़िया जो है याद कर लिया करें आप, और मैंने सारी चीज बता दी। अभी और है, क्लास पूरी नहीं हुई है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ठीक है टाबरों, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब चलते हैं अपन ख्वाजा साहब की दरगाह। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह।
गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। और भारत का मक्का भी इसीलिए अजमेर को कहा जाता है। यहाँ पे इनका ये जो है बहुत जबरदस्त जो है इनकी यहाँ पे दरगाह बनी हुई है। अब देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग मन्नत मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। सभी, वैसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन और भी संप्रदाय के लोग जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ के 3 दरवाजे हैं। बहुत कम किताबों में तीनों दरवाजों का जिक्र एक साथ देखने को मिलेगा, लेकिन आरबीएससी की पुस्तक में दे रखा है। और भाई साहब मैं कह रहा हूं, ये पर्यटन वाला टॉपिक आप किसी भी कंडीशन में कोई भी एग्जाम दे रहे हो मिस मत करना, क्योंकि पर्यटन वाले टॉपिक के अंदर ये इस तरीके से दे रखा है आरबीएससी में कि दबा के प्रश्न बन रहे हैं हमें, है ना। तो पहला दरवाजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे निजाम दरवाजा कहा जाता है। अब हैदराबाद में राजा होते हैं, वो क्या है, हैदराबाद के नवाब निजाम थे, तो हैदराबाद के नवाब द्वारा निर्मित है और मुख्य द्वार है ये। हैदराबाद के नवाब द्वारा निर्मित है, निजाम द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो निजाम द्वार कह दिया इसे। एक शाहजहानी दरवाजा है जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बना हुआ है, और एक बुलंद दरवाजा है, और ये बुलंद दरवाजा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा जो है सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बनाया गया। तो ये तीनों ही दरवाजे ध्यान रखना है, निजाम दरवाजा, शाहजहानी दरवाजा और बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे 2 बड़ी देग है। देग यानी प्रसाद पकाने के जो बड़ी बड़ी जो है कढ़ाई है, ये कह सकते हो आप। तो 2 बड़ी देग है, यानी तांबे के बड़े कड़ा है, ठीक है, तांबे के बड़े कड़ा है। उर्स के दौरान झंडा चढ़ाने के बाद बड़ी देग, जिसकी क्षमता कितनी है, 4800 किलो, 4800 किलो अनाज पक सकता है इसके अंदर, 4800 किलो। और छोटी देग जिसकी क्षमता 2240 किलोग्राम प्रसाद पकाया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ी देग यहाँ पे जो है अकबर ने बनवाई। किसने, अकबर ने। और छोटी देग जो है वो जहांगीर ने बनवाई। वो किसने, जहांगीर ने बनवाई। और लोग बहुत सारे जैसे अनाज वगैरह चढ़ाते ही है, साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे जो है जैसे कि धन दौलत वगैरह गहने वगैरह वो भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मैं गया था एक बार तो मैंने देखा, मैंने जबरदस्त है। जब प्रसाद पकता है तो अंदर जो है आदमी उतर के और उस तरीके से जो है इनको पकाया जाता है, और व्यवस्थित जो इतना बहुत जबरदस्त। ये तो इसमें चित्र में तो छोटे दिख रहे हैं, बहुत बड़े हैं ये तो क्या है, ये चित्र ऐसे ही आए तो बहुत बड़े हैं, यूं ऊपर से देखना पड़ता है तब जाके वो इतनी बड़ी बड़ी कड़ाई है अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ है, ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो आना सागर झील। आना सागर झील निर्माण, यह एक कृत्रिम झील है, और इसका निर्माण राजा अजयराज चौहान के पुत्र अर्नोराज, किसने करवाया, अर्नोराज चौहान ने करवाया। इन्हें अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता था। अन्ना जी या आना जी कह दिया करते थे, या क्या कहते थे, आना जी। और इन्हीं के नाम से जो है आना सागर नाम पड़ा है। इन्हीं के नाम से क्या पड़ा है, आना सागर। एक अजमेर के अंदर एक और झील है फाय सागर, जिसको वरुण सागर के नाम से जानते हैं। अब नाम चेंज कर दिया, फाय सागर इंजीनियर फॉय ने बनवाई थी, और अब नाम चेंज करके वरुण सागर कर दिया। प्रमुख स्मारक देखिए यहाँ पे, ये झील के निकट मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया है यहाँ पे, ठीक है, एक बगीचा है। और सम्राट शाहजहां द्वारा जो है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ निर्मित मार्बल की 5 बारह दरिया है। बारह दरिया क्या है, एक तरीके से दरवाजे हो जाते थे। बारह दरिया क्या है, ये इस तरीके से दरवाजे, और दरवाजे का रूप होता था मेहराब नुमा, ठीक है। तो 5 बारह दरिया हैं। ये स्मारक हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरे, जहां पर्यटक मानसिक शांति के लिए आते हैं, ठीक है। ये जो है इसके अंदर 5 बारह दरिया बनी हुई है, और 3 खामखा के दरवाजे हैं। ये भी लिख लेना, 3 खामखा के दरवाजे, 5 बारह दरिया है दौलत बाग के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ है, ये आना सागर झील के किनारे है, ठीक है। ये झील जो है ना, ये तुर्कों के खून को साफ करने के लिए बनवाई थी। तुर्कों के खून को साफ करने के लिए एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो है तुर्क बहुत मारे गए थे यहाँ पे, और उनके मांस के लोथड़े और ये सब खून वगैरह बहुत हो गया था। तो मतलब दुर्गंध वगैरह खूब होती थी, तो चंद्रा नदी को रोक के और ये झील बनवाई गई थी, जिससे उस सब स्थान को जो है साफ किया जा सके, ठीक है। ये आना सागर झील, ये भी अजमेर में है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो दौलत बाग तो जहांगीर द्वारा निर्मित है, और बारह दरिया शाहजहां द्वारा है, ठीक है। फिर देखो मेयो कॉलेज का जिक्र किया गया आपके आरबीएससी की किताब में। अजमेर की शान और इतिहास कहा जाता है, और उस समय धन्य धनाढ्य जो लोग होते थे, उनके ज्यादातर जो है पुत्र वगैरह यहीं पढ़ते थे। भारत में, भारत के कई जो है अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि अब फॉरेन में पढ़ने जाते हैं ना कई बार, है बड़े बड़े लोगों के, आप देखो मंत्रियों के वगैरह जो है बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वैसे यहाँ पे आते थे मेयो कॉलेज में, है ना, राजा महाराजाओं के। और वो
अब स्थापना और उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के समय रिचर्ड बार्ट द्वारा 1875 ईस्वी में भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। राजघरानों के बच्चों के लिए भाई साहब, ठीक है, आम जनता के लिए नहीं था। स्थापत्य इसके अंदर संगमरमर से निर्मित इस आकर्षक भवन की बनावट इंडो सार्सेनिक यानी भारतीय और अरबी शैली का एक बेजोड़ उदाहरण इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इंडो सार्सेनिक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी जो शैली है वो ध्यान रखनी है। मेयो कॉलेज कहाँ है? मेयो कॉलेज 1875 में स्थापित हुई है और अजमेर के अंदर, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और भाई साहब सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया पूरी अयोध्या नगरी बनी हुई है एक तरीके से इसमें। और सोनी जी की नसिया की खासियत है कि शिखर पर जो नारियल होता है ना, वो नारियल शहर के कहीं भी किसी भी छोर से खड़े रह के देखो तो दिख जाता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 19वीं सदी में निर्मित भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक जैन मंदिर है और इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से और अंदर जो है दीवारें संगमरमर की बनी हुई है। प्रवेश द्वार तो लाल पत्थर से और अंदर संगमरमर की दीवारें बनी हुई है। और देखिए इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। जो मुख्य कक्ष है ना, स्वर्ण नगरी नाम दिया है, जहां काष्ठ यानी कि लकड़ी की आकृतियों और शुद्ध स्वर्ण पत्रों गोल्ड लिफ से जैन तीर्थंकरों की सुंदर छवियां और चित्र बनाए। यानी कि ये साधारण भाषा में अगर कहूँ ना तो सोने के पत्रे चढ़ा दिए एक तरीके से, लकड़ी के बने हुए, और जो है गोल्ड लिफ स्वर्ण पत्र जो है शुद्ध स्वर्ण पत्र, सोने के पत्रे एक तरीके से चढ़ा दिए। सिद्ध कुटालय भी कहा जाता है इस मंदिर को, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना ये, लीजिए स्क्रीनशॉट। सिद्धकूट चैत्यालय कहा जाता है, सिद्धकूट चैत्यालय। अब आता है आपके ब्रह्मा मंदिर। अब ये ब्रह्मा मंदिर अजमेर के अंदर, सबसे पहला ब्रह्मा मंदिर यदि जानते हैं अपन तो वो अजमेर के अंदर है। फिर उसके बाद में जैसे छिंच बांसवाड़ा के अंदर भी और आसोतरा बालोतरा के अंदर भी है। पहले विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर माना जाता था। आरबीसी की किताब में आज भी दे रखा है एकमात्र, लेकिन एकमात्र नहीं है, अब और भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना, ये पुष्कर में स्थित पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। अब अपने इस एकमात्र को हटा दें क्या? एकमात्र को हटा देते हैं। पुष्कर में स्थित ये जो है ब्रह्मा मंदिर है, ये कर लेना। ये संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है भाई साहब। ये संगमरमर से निर्मित है और चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है। इसमें लाल शिखर तथा ब्रह्मा जी के वाहन हंस की छवि बनी है। क्या है? लाल शिखर। शिखर कैसा है? लाल। और ब्रह्मा जी के वाहन हंस की छवि बनी हुई है। ये विशेषताएं पूछी जा सकती है भाई। मेरे को आजकल जो भी चीज ऐसी लगती है जो आम पढ़ने में नहीं आता है आमतौर पे, वह चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है और वह बनती हुई देख रहा हूं मैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना, लाल शिखर, ब्रह्मा जी के वाहन हंस की छवि देखने को मिलती है। इसके गर्भगृह में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी यानी कि 4 मुख वाली प्रतिमा है और यहीं पर प्रहरी की भांति सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति खड़ी है। सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति खड़ी है, जिसकी विशेषता यह है कि सूर्य भगवान जूते पहने दिखाए गए हैं। जूते पहने हुए सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति है, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है ये भी, जूते पहने हुए। ये ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर के अंदर है उनकी विशेषता है, और विशेषताओं संबंधित मैं जहां तक समझता हूं पूछ सकते हैं भाई प्रश्न, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब इन ब्रह्मा मंदिर के जस्ट पीछे की साइड जो है सावित्री मंदिर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सावित्री मंदिर भी है। यह ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सावित्री जी ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। सावित्री जो है ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। यहां पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां और रोप वे की भी सुविधा है। और ऊपर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का विहंग दृश्य दिखाई देता है, ठीक है। जब ऊपर जाते हैं, रोप वे से जाते हैं तो बहुत जबरदस्त जो है दृश्य दिखता है। एक किंवदंती है पुरानी। वो क्या है? ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया। गायत्री से दूसरा किया तो सावित्री ने श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। ये श्राप दिया था कि आपकी मूर्ति जो भी स्थापित करेगा उसकी जो है अगला सूर्य देखने से पहले पहले मृत्यु हो जाएगी, इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठा करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए कम हुए मंदिर। फिर बाद में जो है छिंच बांसवाड़ा और सोतरा बालोतरा वगैरह ये मंदिर भी बने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे किंवदंती है एक, तो ये ध्यान रखना। झील का दृश्य दिखता है, रेत के टीले दिखते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। और पुष्कर झील जो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तरीके से अर्धचंद्राकार झील है। कैसी है? अर्धचंद्राकार। इसे तीर्थराज और तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहते हैं। प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, ठीक है ना। प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। पुष्कर को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है और तीर्थ स्थलों का राजा भी कहते हैं।
मान्यता की सरोवर में डुबकी लगाने से तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है और पापों का नाश हो जाता है। ये 52 घाट झील है ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 52 घाट बने हुए अलग अलग। और यहाँ पे जो है भैया दीपदान की बड़ी महत्ता है। दीपदान कार्तिक पूर्णिमा को कब किया जाता है? दीपदान किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। और ऐसी की ऐसी परंपरा कोलायत झील बीकानेर के अंदर भी है। कोलायत बीकानेर के अंदर भी है। यह झील अर्ध गोलाकार है, यानी कि आप कह सकते हो अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार है एक तरीके से, ठीक है। और ये जो है आपको ध्यान रखना लगभग 9 से 10 मीटर गहरी है और 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरा हुआ है ये सरोवर। 500 से अधिक यहाँ पे मंदिर है और 52 घाट है। तो इन शॉर्ट 500 मंदिर, 52 घाट, 9 से 10 मीटर गहराई है यहाँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। 12 घाट भी है यहाँ पे, वराह घाट भी है और 52 घाट है, ठीक है। गऊ घाट, गांधी घाट, बहुत सारे घाट हैं। चलो भाई, इसके साथ ही आपकी आज की क्लास पूरी हुई और पर्यटन से संबंधित जैसे जैसे चीजें आएगी तो ये मान के चलें कि आप एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन आप लोगों के होगा। और इसके बाद में आप लोगों के कौन सा टॉपिक है? व्यक्तित्व वाला टॉपिक है शायद। इसके बाद में एक आध ही टॉपिक बचता है कक्षा 10 की किताब में और वह व्यक्तित्व वाला टॉपिक है शायद। तो अब अपन कक्षा 10 की किताब को बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पर्यटन वाली जो ये चैप्टर है जो बहुत बड़ा है तो वो 2 क्लास और लगे और कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में व्यक्तित्व वाला चैप्टर रहेगा। 10वीं की किताब ही बड़ी है, उसके बाद में इतनी बड़ी किताबें नहीं, 6ठी 7वीं 8वीं और ये इतना चैलेंजिंग नहीं है। सबसे बड़ी किताब 10वीं की, आप देख रहे हो 52 क्लासें हो गई है। 52 घाट झील कहा जाता है पुष्कर को और अपने 52 क्लास हो गई है कक्षा 10 की। इतना एफर्ट किसी ने 52 क्लास देकर जो है इस तरीके से नहीं पढ़ाया डिटेल के साथ, है ना। शॉर्टकट में सभी करते थे कि हाँ हो गई, लेकिन इस तरीके से नोट्स बनाने किसी ने भाई मान लीजिए कि किसी बहुत कम होंगे विद्यार्थी जिन्होंने कॉपी मेंटेन करके पूरे नोट्स बनाए होंगे, लेकिन कई मेहनती ऐसे भी है जिन्होंने कॉपी मेंटेन करके बनाए होंगे। तो बहुत शानदार कलेक्शन आएगा। अब उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें जो है आरबीएससी की किताबों को छूने तक की आवश्यकता नहीं, उनके पास में वो सारी डिटेल तो है ही, विद एक्स्ट्रा डिटेल भी उनके पास सारी की सारी एक्स्ट्रा डिटेल के साथ है और उन्हें जो है आरबीएससी का ये भय अब नहीं सताएगा। तो आज की ये क्लास भैया यहीं पे संपन्न होती है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।